गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, मैथ्स प्रारंभ कर रहे हैं आपकी, और रेशनल नंबर जो आपका पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, वहाँ से शुरू करेंगे। तो परिमेय संख्याएं से पहले आपने बहुत सी संख्याएं पहले ही पढ़ी, क्लास 6 में पढ़ी, क्लास 7 में पढ़ी, उससे पहले भी पढ़ी। तो रेशनल नंबर पर आने से पहले मैं नंबर्स के बारे में आपको कुछ और बातें बताता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, आपने सुना है अंक। देखिए, अंक क्या होते हैं? डिजिट्स। जैसे इंग्लिश लिखने के लिए आपको ABCD से लेकर के XYZ तक की जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए, तो फिर आप इंग्लिश लिख लेते हैं। उसी प्रकार से यदि आपको अंक आते हैं, यदि आपको डिजिट्स आती हैं, तो आप अंक गणित की कोई भी संख्या लिख देते हैं, अर्थमेटिक की कोई भी संख्या लिख देते हैं। तो डिजिट्स कौन कौन है? डिजिट्स होती हैं आपकी 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस बात को आप याद रखेंगे कि डिजिट्स आपकी ये हैं। इनको अंक, हिंदी में अंक बोलेंगे, इंग्लिश में डिजिट्स कहेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं डिजिट के मदद से सारी अर्थमेटिक, ठीक है, सारी जो अंकगणित आपने पढ़ी है, जितनी भी अंकगणित आपने पढ़ी है, वो सब अंक यही तो यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा कुछ और होता है क्या? आप जब भी कहीं टेलीफोन घुमाते हैं, किसी को नंबर मिलाते हैं, तो इन्हीं से तो नंबर बनता है। ठीक है, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, 10 अंकों का नंबर, ये इन्हीं से आगे पीछे करके परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, ठीक है, करके अलग अलग मोबाइल नंबर बनते हैं। ठीक है, आपने आधार नंबर प्रत्येक बच्चे का होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, 12 डिजिट का 12 अंकों का आधा नंबर होता है, सभी अंकों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अंकों की दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जब अंकों को मिलाते हैं आपस में तो संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो हम डिजिट को मिलाते हैं। जैसे मैंने कहा 3 और 4, आपने 3 और 4 को मिलाया तो क्या बन गया? 34 बन गया, या 43 बन गया। तो डिजिट से आप संख्या बनाते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए, नंबर्स की ओर चलेंगे, संख्याओं की ओर चलेंगे। संख्याएं आप जानते हैं बच्चों, आपने पहले पढ़ी हुई है। प्राकृत संख्या से आप संख्याओं को स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या, या इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, इनका नाम है प्राकृत। प्राकृत मतलब जो नेचर से निकली है। कहीं ना कहीं आप इस बात को जानते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है जिसने अभी तक गिनती नहीं पढ़ी, कम ज्यादा के ज्ञान उसको भी होता है। एक प्लेट में आप 2 लड्डू ले लें और एक प्लेट में 10 लड्डू ले लें, और एक छोटे बच्चे को जो कि गिनती, जिसने कुछ नहीं जाने आए, उसकी ओर बढ़ाएंगे कि एक ले लो कोई, तो ज़्यादा की ओर झपटता है। तो कहीं ना कहीं नेचर ने ये नॉलेज बच्चे के अंदर दिया हुआ है। पक्षियां हैं, पक्षियों का घोंसला होता है, ठीक है, घोंसले में अंडे, ठीक हो गया, तो उनको अपने अंडों की जानकारी होती है कि मेरे घोंसले में अंडे कितने हैं।
ये भी उनको कुछ ना कुछ अंदाज रहता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो संख्याओं का कंसेप्ट आया, प्रकृति से आया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक हो गया। आपने सुना होगा कि पक्षी का घोंसला है, ठीक है, मानो उसमें 4 अंडे हैं, 4 एग्स हैं। किसी कारणवश 2 एग वहां से हट गए, गिर गए, ठीक है। तो जो उसमें बर्ड रहती है, बर्ड देखती है आकर के घोंसले में कि अंडों में कमी आ गई है। 4 एग्स थे, 4 अंडे थे, और अब कितने रह गए हैं, 2 अंडे। तो वो बर्ड जो है उन अंडों को ढूंढती है, ठीक है, उस घोंसले में आती, देखती है ये तो उसके नहीं है, ठीक है, 4 थे, कितने रह गए, 2 रह गए। भले ऐसी गिनती का ज्ञान नहीं होगा, पर ये पता है कि ये कितने थे लगभग, ठीक है, एक ऐसा कंसेप्ट है उनके दिमाग में। तो वो पक्षी उस पेड़ पे आती है, उन अंडों को देखती है और सोचती कि ये उसके नहीं है, फिर दूसरे पेड़ में, तीसरे पेड़ में, चौथे ढूंढती रहती है, चूं चूं करती रहती है, उन अंडों की खोज करती रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भी कुछ न कुछ गिनती गिनने का ज्ञान है, ठीक है। तब जाकर के मैथमेटिशियन ने, जब संख्याओं का कुछ आता पता नहीं था, ठीक है, गडरिया, शेफर्ड जो भेड़ बकरी चराते हैं, अपने बड़ी संख्या में भेड़ों को जंगल ले जाते थे, परंतु उनको ऐसे गिनने का ज्ञान नहीं था कि एक भेड़ होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसा नहीं था उन्हें ज्ञान। तो वो क्या करते थे, एक भेड़ के नाम पे एक मुलायम सा कोई पत्थर अपने बैग में रखते थे, दूसरी घर से निकाले तो उसके बदले दूसरा, तीसरी घर से निकाले उसके बदले तीसरा। इस रूप में जितनी भेड़ें, उनके नाम के एक एक पेबल्स, एक एक स्टोन, मुलायम से पत्थर के टुकड़े अपने झोले में रखते थे। और जब वापसी होती थी, एक भेड़ अंदर गई तो उसके नाम का एक पत्थर नीचे गिराया, दूसरे अंदर गई, दूसरे के नाम का नीचे गिराया। अल्टीमेटली जब सारा बैग खाली हो गया पत्थरों वाला, तो वो जान देते थे कि पूरी भेड़ घर आ गई। उस समय गिनती गिनने का ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे गणितज्ञों ने फिर सिंबल, जिसे मैं कहता हूँ डिजिट, अंकों का निर्माण किया कि इस ढंग से अंक होंगे और इस ढंग से संख्याएं बनेंगी। तो गिनती गिनने की जो संख्याएं हमारे पास हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या, या उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर के सेट को आगे जाके सेट पढ़ेंगे आप क्लास 11th में, ठीक है, समुच्चय पढ़ेंगे। तो फिलहाल सिंबल मतलब कि प्राकृत संख्याओं को हम एन से दिखाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है, एन से दिखाया। और गिनती गिनने की संख्या है तो 5 शुरू होती है, 1 2 3 4 5, और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाते हैं। स्टूडेंट, आप सुबह से शाम गिनती गिनने पर लग जाइए, खत्म नहीं होने वाली। आज शुरू करिए और गिनते रहिए, कई दिन तक भी कोई गिनता रहेगा तो कभी ये नंबर्स खत्म नहीं होने वाले। तो कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, ठीक हो गया। अब और आगे चलते हैं। जब ये गिनती गिनने की संख्याएं आ गई सामने, तो क्या ये पर्याप्त थी, क्या हमारा काम इन्हीं से चल जाता? तो आप देखिए, आपने समीकरणें भी पढ़ी हैं, छोटी क्लास में समीकरणें भी पढ़ी है आपने, ठीक है। यदि मैं किसी टाइम पर लिखूं x + 5 = 5, ये मैं समीकरण लिख दूं x + 5 = 5। अब मैं इसको राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोजिशन करूं, मैं दाएं पक्ष में इसका पक्षांतर करूं। इस समय बाएं पक्ष में समीकरण है ना, समीकरण किसको बोलते हैं, चर और अचर को मिलाकर एक संबंध जो है वही तो है समीकरण। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह होता है, इधर का बाएं पक्ष होगा, इधर का आपका दाएं पक्ष होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर इस x का क्या मान होगा, क्योंकि x जो है, x का मान हमें पता नहीं है, ये चर संख्या है, इसको वेरिएबल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, ठीक है, और हिंदी में आप कहते हैं चर। ये x क्या है, चर है, इसका मान का पता नहीं, ठीक हो गया। यदि मैं कहूं कि यहां पर एक स्टूडेंट है क्लास 8 का, उसकी जेब में कुछ रुपए हैं, और आप लोगों से बोला कि जरा बताओ तो कितने रुपए होंगे, कोई स्टूडेंट कहेगा 15 है, कोई कहेगा 20 है, कोई कहेगा 50 है,
कोई कहेगा 100 है, कोई कहेगा 1 रुपया है, कोई कहेगा कुछ नहीं है। तो अलग अलग मान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पर एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, तो उसे कहते हैं चर, वेरिएबल। ठीक हो। और ये है कांस्टेंट। ठीक है, वो इस खुद ही आके बोल रहे थे कि मेरे जेब में 5 रुपीज है, तो जो 5 है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट या इसको कहते हैं, ये है आपका अचर। ठीक हो गया। तो चर और अचर मिला के समीकरण बनती है इस प्रकार से। ठीक हो गया। दो पक्ष होंगे, बीच में बराबर का चिन्ह होगा, बाएं पक्ष दाएं पक्ष। अब इसको मैं हल कैसे करूंगा, मुझे चर की वैल्यू निकालनी है, इस चर का मान चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो ये +5 इसकी वैल्यू है, उधर जाकर के इसका साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो x = हो जाएगा 5 - 5, प्लस साइन तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x कितना हो गया, 0। ठीक। अब ये x = 0 जो है, 0 तो यहाँ था ही, 0 यहाँ है ही। हमारे जो गिनती गिनने की संख्याएं हैं उसमें कहीं भी 0 नहीं है। और जब भी आप काउंटिंग करते हैं तो 1 से करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। माना आपको बॉल गिननी है, एक बैग है और उसमें बॉल्स रखी हुई है, और आपसे कहा जाए कि जरा इन बॉल को गिनिए कितनी है। कहाँ से शुरू होता है, 1 से। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4, 5, 6, ऐसे आप गिनते हैं ना। ठीक हो गया। परंतु गिनती गिनने की संख्याओं में, इन प्राकृत संख्याओं में, इन नेचुरल नंबर में कहीं भी शून्य नहीं है। ठीक है, आप संख्याएं भी लिख सकते हैं इसमें, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, कहीं शून्य नहीं है। तो अब इसको भी सम्मिलित किया गया। जब इसको भी जोड़ा गया तो वे कहलाई, क्या कहलाई, जब शून्य भी वहां सम्मिलित हो गया, किसके साथ, प्राकृत संख्याओं के साथ, तो वो क्या कहलाई, पूर्ण संख्याएं कहलाई। ठीक है। तो अब आते हैं हम पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। ठीक है। इसको मैं इसे W से दिखा दूं तो कहां से शुरू है, मैंने कहा कि इसमें 0 भी जोड़ दिया, सभी प्राकृत संख्याओं में 0 और सम्मिलित कर दिया, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इंफिनिटी, अनंत तक। तो अभी पूर्ण संख्याओं का देखिए, पूर्ण संख्या कौन कौन हो गई, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, और चलता है। ठीक हो गया। अब क्या इतने से ही काम चल जाएगा, क्या इतनों से ही गणितज्ञ का काम हो जाएगा, मैथ्स का काम हो जाएगा, तो उत्तर आए कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे कि अब मैं एक समीकरण लिखूं कि x + 2 = या मैं चलिए और बड़ी संख्या लिख देता हूं, x + 4 = 2। आपके पास एक इक्वेशन लिखी, एक समीकरण लिखी, क्या लिखी, x + 4 = 2। ठीक है। तो ये +4 है, उधर जाकर के इसका साइन बदल जाएगा, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x = 2, अब प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4। तो दिस इंप्लाइज, ये जो सिंबल है, दिस इंप्लाइज, ठीक है, यह इंगित करता है कि, अब मैं इसको बार बार यूज करूंगा तो आप समझ जाएंगे। दिस इंप्लाइज, मीन्स यह इंगित करता है, यह हमें बताता है। ठीक है। x = कितना हो गया, 2 - 4, तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है। अब ये किसमें, ये क्या आया, ये देखो नेगेटिव में आ गया, आप देख रहे हैं, ये आपका नेगेटिव में आ गया। और न तो प्राकृत संख्याएं में नेगेटिव था, ऋणात्मक संख्याएं न तो प्राकृत संख्या में थी, और ऋणात्मक संख्याएं नहीं पूर्ण संख्याओं में थी। तो अब क्या किया गया कि ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित की गई। ठीक है, ठीक है। अब उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया पूर्णांक संख्याएं। तो आप ध्यान रखेंगे, नंबर 1 जो मेरे पास दिया मैंने, पूर्ण संख्याएं हैं। पहले तो मैंने अंक लिखे, ठीक है, फिर उसके बाद अंकों से संख्याएं बनाएंगे। संख्याओं में पहला क्या लिखी, प्राकृत संख्याएं, फिर मैंने दूसरा लिखा पूर्ण संख्याएं, और वह संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। ठीक है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, शून्य भी है,
उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो वहां मैं नंबर 3 उसको क्रम देता हूं। ठीक हो गया, आप देखिए, ठीक है। तो पहले आप इन सारी संख्याओं को जान लें, और पहले भी जानते तो हैं आप पहले भी, परंतु एक बार आपको भी याद हो जाएगा और तब आगे संख्याओं के बारे में और डिटेल में पढ़ा जाएगा। बहुत कुछ आपने पढ़ा भी है पहले, ठीक है, क्लास 6 और 7 में। तो तीसरे नंबर की मैं संख्याएं क्या कह रहा हूं? तीसरे नंबर पे मैं कह रहा हूं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं मतलब इंटीजर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंटीजर्स। ठीक है, आपको हिंदी भी जानना है, आपको इंग्लिश भी जानना है, क्योंकि साइंस की पढ़ाई आगे इंग्लिश में ही है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश भी जानिए साथ साथ। पूर्णांक संख्याएं क्या बोलते हैं? उनको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इंटीजर्स में मैंने आपसे कहा, इंटीजर्स में आपके ऋणात्मक भी हैं, धनात्मक भी हैं। तो क्या क्या संख्याएं होंगी? देखिए, ये आती है -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो। अब देखिए ये संख्याएं आ कहां से रही हैं? ये -∞ से आ रही है। इधर -4, -5, -6, -7, -8 चलता जा रहा है नेगेटिव की ओर। ठीक है, 0 तक आए, फिर 1, 2, 3, 4, 5, अब तो कहां तक? फिर अनंत तक। इधर से भी इंफिनिटी की ओर जा रहे हैं और इधर से भी -∞ की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, इनमें धनात्मक संख्याएं भी हैं और इनमें शून्य भी है। आ गया समझ में? तो यहां से लेकर के अनंत तक तो क्या हो गए? ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। यदि उसमें 0 भी सम्मिलित हो गया तो ये क्या बनी? ये पूर्ण संख्याएं बनी, होल नंबर बन गई। और जब नेगेटिव नंबर्स भी इसमें शामिल हो गए तो सब मिला के आपको कौन सी बन गई? ये पूर्णांक संख्याएं हो गई, इंटीजर्स हो गई। ठीक है, क्या हमारा काम हो गया पूरा? क्या पूरा काम इससे हो जाएगा? नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। जैसे यदि कोई इक्वेशन आपके पास हो गई 2x = 5, सॉल्व दिस इक्वेशन, इस समीकरण को हल करें। अब समीकरण का हल का क्या अर्थ है? आपसे पूछा गया कि समीकरण को हल करो, क्या मतलब हुआ? समीकरण को हल करो मतलब ये जो समीकरण है इसमें जो ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल समझ रहे हैं? वेरिएबल मीन्स चर। ये जो चर है ना x, इसकी वैल्यू कितनी है जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए? इस x की वैल्यू कितनी है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो आप बोलेंगे कि समीकरण का हल निकल गया, समीकरण का सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू, चर की वैल्यू। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, तो जो समीकरण में चर है उसका मान निकालना है, वो कितना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन द इक्वेशन। ठीक हो गया, तो अब कितना हो जाएगा? 2x = 5 है, तो दिस इंप्लाइज दैट। अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक्चुअली ऐसा है, 2x का मतलब हुआ 2 × x, ये ऐसा है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना चाहेंगे आप, ठीक है, तो 2 इस x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये यहां आकर के इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x = x, दिस इंप्लाइज, मैं आपसे कह रहा हूं कि बार बार इंप्लाइज का सिंबल, इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, यह इंगित करता है, यह इंगित करता है, यह बताता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x = 5/2। ये हो गया हल। ठीक हो गया। जैसे कहीं पर मैं लिखूं 2x = 8, तो दिस इंप्लाइज दैट, आपने कहा x = 8/2, आपने कहा x = 4, x = 4 हो गया, और 4 का मान क्या है? इसके बाद 3 के बाद 4 ही तो आएगा।
इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो यहां है, इस समीकरण का हल तो है यहां, पर इस समीकरण का हल यहां कहीं नहीं है। देखिए ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, समझ में आया? क्योंकि ये सब पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण अंक, और ये दशमलव में आ रहा है। ठीक है, तो इन संख्याओं का अब क्या होगा, इसके लिए भी कुछ करें। हाँ, इसके लिए गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियन ने किस स्ट्रक्चर की व्यवस्था की, किस प्रकार के नंबर सबके सामने रखे, वो रखे परिमेय संख्याएं सबके सामने ले आए। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, परिमेय संख्याएं क्या होती। ठीक है डियर स्टूडेंट, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको अभी कहा कि कोई संख्या थी 2x = 5, आपने कहा x = 5/2। ठीक है, तो वह सब नंबर, वह सारी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं, those all numbers which are in the form of numerator by denominator, numerator मतलब अंश, ठीक है, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हर एक ऐसी संख्या जिसमें अंश भी है और जिसमें हर भी है, वह संख्या वो संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे मेरे पास यहां पर हुआ 5/2, देखो अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये भी क्या है, ये भी आपका इंटीजर है, पूर्णांक है ये 5, अरे 2 भी क्या है, ये 2 भी आपका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जैसे भी किसी टाइम पर लिखूं -2y, आप कहेंगे 7। ठीक है, अभी -2 क्या है, ये आपका पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्या है -2, और 7 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो जिन संख्याओं को आप अंश और हर के रूप में लिख सकें, जहां अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, परंतु हर 0 नहीं होना चाहिए, those numbers which can be written in the form of numerator and denominator, where numerator as well as denominator are integers but the denominator is not 0, are called the rational number। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं और अंश और हर पूर्णांक होते हैं परंतु हर 0 नहीं होता, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या है डेफिनेशन, देखिए दोस्तों, क्या उनकी परिभाषा है। अब जो आपके परिमेय संख्याएं हैं उनको Q से दिखाया जाता है, ये ऐसे सिंबल है जो हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, कहीं एन यूज हो रहा है तो आप समझ जाएंगे इन नेचुरल नंबर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फिर आपने W मैंने लिखा, ये होल नंबर के लिए यूज हो रहा है। फिर मैंने लिखा वहां Z मतलब ये इंटीजर के लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए, और जब मैं Q लिख रहा हूं तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन बड़े इंटरेस्टिंग, आप देखिए ध्यान से, क्या है, P/Q, ये P है, ये Q है, सच दैट PQ बिलोंग्स टू Z। ठीक है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये है डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को तो आप लिख के तैयार करिए, तब आपको बिल्कुल ये फिट हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। अब देखो मैं आपको समझाता हूं क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स सिंबल के आधार पर बहुत चलती है, यहां संकेतों को बड़ा महत्व है। जैसे मैंने कहा दिस इंप्लाइज,
ठीक है, उसका अपना बहुत बड़ा अर्थ हो जाता है। इतना लंबा लिखने के बजाय छोटा सा एक आपने सिंबल लगाया और काम किया, ठीक हो गया। अब इतना लंबा परिमेय संख्याएं लिखने के लिए या रेशनल नंबर लिखने में समय जाएगा। आपने क्यू लिख दिया तो सब समझ जाएंगे रेशनल नंबर है, ठीक। तो रेशनल नंबर में कैसे कैसे संख्याएं आती हैं, क्यू उसको डिनोट किया जाता है क्यू से। किस टाइप की संख्या होंगी, पी बाई क्यू, अंश बटेगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सच दैट, इसका मतलब है सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, इस प्रकार, ठीक है। सच दैट पी बाई क्यू, सच दैट, दो बिंदियां है देखिए, ये पी बाई क्यू सच दैट पी कॉमा क्यू, कॉमा तो आप जानते हैं, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब पूर्णांक, पी भी पूर्णांक है और क्यू भी पूर्णांक है। मैंने कहा है बिलोंग्स का चिन्ह है, बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब संबंधित है, संबंधित है, ये बिलोंग्स का सिंबल है, बिलोंग्स टू, संबंधित है, ठीक है। पी क्यू बिलोंग्स जेड, मतलब पी भी जेड में है और क्यू भी जेड में है। कहने का मतलब और पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो एक बात होती है, क्यू इज इक्वल टू जीरो, जहां क्यू का मान जीरो है आप लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू जीरो, और यदि क्यू का मान जीरो नहीं है तो आप क्या लिखते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू को काटे तो नॉट इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो आप देखिए कैसे मैं इसकी डेफिनेशन बना रहा हूं, कैसे इसकी डेफिनेशन मैं बना रहा हूं, Q इज इक्वल टू पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, मतलब अंश बटे हर के रूप में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में है, अंश वेयर हर भी, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी जेड में है, जेड मतलब दोनों पूर्णांक हैं, और ये डिनोमिनेटर जो है हर वो शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा 0/5 कितना, 0/5 कितना होता है, आपका आंसर आता है 0, ठीक हो गया। आपसे पूछा जाए कि 5/0 कितना होता है, ठीक है, 5/0 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो ये 5/0 जो है, जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया, हर में 0 आ गया, तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। आप समझ गए, इसका कोई अभी हाल ही नहीं निकला कि ये है कितना, तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, या कभी कभी हम इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी भी कहीं अनंत, वो भी कहीं परिभाषित नहीं है क्या है अनंत, तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो वह संख्याएं जहां डिनोमिनेटर में हर में शून्य हो, वह कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं होती, ये परिमेय संख्या है। न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये है डेफिनेशन, पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, हर को शून्य नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी संख्याएं आप लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं, आप लिखते हैं -1/6 लिखते हैं, जितनी भी संख्याएं आप लिखते हैं, सब क्या है, ये इस रूप में, अंश बटे हर के रूप में, वो सब परिमेय संख्याएं। अब बड़ी बात क्या है कि क्या नेचुरल नंबर सब परिमेय संख्याएं हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय हैं, क्या 3 आपका रेशनल नंबर है, 3 परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे यस है, आप बोलेंगे इसमें तो 3 है, इसमें डिनोमिनेटर कहाँ है, हर कहाँ है, तो हम बना देते हैं 3/1 कर देता हूं, 3/1 इज इक्वल टू 3, आप जानते हैं 3/1 इज इक्वल टू 3, तो अंश क्या हो गया 3, हर क्या हो गया 1, न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 1, ठीक है, बन गया परिमेय संख्या, ठीक है, ठीक है। कहीं परमाणु लिखा हुआ है, आप देखिए, यदि कहीं पर लिखा हुआ है -7, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, -7,
क्या ये संख्या कौन सी है? वैसे तो ये सीधा सीधा आप कहेंगे तो पूर्णांक संख्या है, पर क्या ये परिमेय संख्या भी है? हम कहते हैं हाँ। कैसे? 7/-7/1 -7 होता है, डिनोमिनेटर में 1 रहेगा भी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये -7 ही रहेगा। अब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है, तो पूर्णांक डिवाइड बाई पूर्णांक क्या बन गया? परिमेय बन गया। तो सब प्राकृत संख्या है क्या है? परिमेय संख्या है। ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। उसके बाद आपके पास क्या हुआ? होल नंबर, पूर्ण संख्या है। ईच एंड एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ईच एंड एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहां आपको पढ़ना ही परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो मैं कहां से शुरू हुआ? मैं अंकों से शुरू हुआ। अंकों से मैं किस पर आया? अंकों से मैं किस पे आया? प्राकृत संख्या पे आया। प्राकृत संख्या के बाद में कहां आया? मैं पूर्ण संख्याओं पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में कहां आया? मैं फिर पूर्णांक संख्याओं पे आ गया, और पूर्णांक संख्याओं के बाद में कहां आया? परिमेय संख्याओं पे आ गया। तो डिजिट्स, then using digits we get what? Natural number, then whole numbers, then integers, okay, and then रेशनल नंबर। ये तो हो गया। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, और तब आपके पास रेशनल नंबर हो। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझ गए आप? ठीक। ये आपको परिभाषा ठीक से समझ जानी चाहिए, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा बताता हूं आपको। ये जो रेशनल नंबर होते हैं ये अंश बटे हर के रूप में है, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और अंश और हर दोनों क्या हैं? बोथ आर द इंटीजर्स, दोनों परिमेय संख्या हैं, बट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, परंतु हर शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो वह नंबर डिफाइन नहीं होता। अब क्लियर हो गए? ठीक है। इसके बाद भी और भी है। आप अपरिमेय संख्याएं पढ़ते हैं, ठीक है, आप अपरिमेय संख्याएं पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, पाई है, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और परिमेय और अपरिमेय को मिला के बनती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक है। और उसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आगे की बात है। जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपके सिलेबस में यहीं तक है, ठीक है, आपके सिलेबस में आपकी परिमेय संख्याओं तक है, ठीक। अब इन परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टीज है, क्या गुणधर्म है, ठीक है। अब गुणधर्म क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो प्रॉपर्टीज आपकी नेचुरल नंबर से ही शुरू होती है, ठीक है, और आगे बढ़ती जाती हैं। जो विशेषताएं आपकी प्राकृत संख्याओं की हैं, क्या वो सब विशेषताएं पूर्णांक संख्याओं की हैं, या आगे भी ऐसे चलते रहते हैं? देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। मैंने माना मैं क्या ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं प्राकृत संख्याओं का सेट ले रहा हूं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। मैंने कहा नेचुरल नंबर, ठीक है, अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, बड़े आराम से पढ़ते हैं, कोई चिंता नहीं, ठीक है, पर ध्यान से। मैथ्स में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार आप समझ गए तो इससे सरल सब्जेक्ट भी कोई नहीं है, ठीक। मैं आपसे कह रहा था नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू, n से दिखाते हैं 1 2 3 4 एंड अप टू 4, ये चलता रहेगा अनंत, ठीक है। अब देखिए, एक शब्द मैं यहां पर यूज करता हूं, संक्रिया, संक्रियाएं, ऑपरेशंस। क्या होती हैं संक्रियाएं, क्या होती हैं ऑपरेशंस, ठीक है। संक्रिया का आप यूज करते हैं, अभी तक आपने बहुत किया है, क्लास 7 तक आपने बहुत संक्रियाएं पढ़ी। तो मुख्यतः आपने
मुख्यतः क्या, आपने 4 ही प्रकार की संक्रियाएं वहां पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा आपने प्लस, ठीक है, एक पढ़ा आपने माइनस, एक पढ़ा आपने मल्टीप्लाई, और एक पढ़ा आपने डिवाइड। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, एडिशन, एडिशन मतलब योग, योग के लिए क्या है, ये यूज होता है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, या उसका नाम है व्यवकलन। आपकी बुक में व्यवकलन शब्द लिखा गया है। घटाना आप कंफ्यूज मत करना, घटाने को व्यवकलन कहते हैं। माइनस सिंबल यूज होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुणन, गुणा की प्रक्रिया ये, और डिवीजन भाग की प्रक्रिया, ठीक है, या विभाजन की प्रक्रिया, ये डिवीजन का सिंबल है। तो ये 4 प्रकार के ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है सब। ऑपरेटर मीन्स संक्रियाएं। और जब डियर स्टूडेंट आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे, जैसे क्लास 12th में, तो तमाम प्रकार की संक्रियाएं और यूज होती है, तमाम प्रकार के ऑपरेशंस वहां और यूज होते हैं। ठीक है, तो यदि प्लस ऑपरेशन की बात करें नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर में प्लस क्या भूमिका अपनाता है? क्या मैं 2 प्राकृत संख्याओं को ऐड करूं, 2 प्राकृत संख्याओं को मैं जोड़ूं, तो क्या मेरे पास प्राकृत संख्या ही आती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहां से मैं कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लूं, इफ आई टेक एनी 2 नेचुरल नंबर एंड इफ आई ऐड देम, इज अगेन आई फाइंड द नेचुरल नंबर। यहां से मैं कोई 2 प्राकृत संख्या ले लेता हूं और उनको जोड़ देता हूं, उनका एडिशन करता हूं, उनका योग करता हूं, तो क्या मेरे पास फिर प्राकृत संख्या मिलेगी? आप बोलेंगे यस मिलेगी। 3 बिलोंग्स टू n। अब आप समझ लीजिए सिंबल क्या है। 3 बिलोंग्स मतलब संबंधित है, ये मैंने अभी सिंबल आपको बोला था। 3 बिलोंग्स टू n, 3 n में है। 4 बिलोंग्स टू n, 4 भी n में है। ठीक है, और इन 2 नेचुरल नंबर के बीच में, इन 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में मैंने ऑपरेशन लगाया प्लस, तो 3 + 4, ये कितना हो गया? 7। ऑपरेशन यूज कर रहे हैं आप, देखो ऑपरेशन से स्थिति बदल जाती है। ठीक है, जैसे आपने मेडिकल में देखा है, डॉक्टर करते हैं ऑपरेशन तो कुछ और स्थिति बदल देते हैं, ऑपरेशन करके काट छांट करके कुछ और कर देते हैं। तो वही बात है, ऑपरेशन यूज किया, कुछ नया बन गया। तो 3 + 4 = 7 एंड 7 बिलोंग्स टू n। ठीक है, 7 भी n में है। किसी भी 2 को जोड़ लो, 4 और 1 को जोड़ लो, 1 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, 1 और 4 को ऐड करूंगा 5 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समृत हैं। तो इसके लिए नियम क्या लिखते हैं? इसके लिए लिखते हैं प्राकृत संख्याएं योग के लिए समृत हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं योग के लिए समृत है। समृत पूरा पौ है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं दोनों लैंग्वेज में लिखना सीखना है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एक बात निकल कर आ गई,
प्राकृत संख्याएं योग के लिए समवर्त है, मतलब दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ूंगा तो प्राकृत संख्या मिलेगी, ये है मतलब। प्राकृत संख्या योग के लिए समवर्त होने का अर्थ क्या है कि दो प्राकृत संख्याएं ली, उनको जोड़ा, प्राकृत संख्या आ गई। वो समवर्त नियम भी बोलते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इफ आई टेक टू नेचुरल नंबर एंड इफ आई ऐड देम अगेन आई गेट इन नेचुरल नंबर। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि दो नेचुरल नंबर को ऐड किया तो नेचुरल नंबर ही मिली, नेचुरल नंबर ही मिला, तो क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक हो गया। अब सब्ट्रैक्शन का भी देखते हैं, तो उसके आगे कल देखेंगे। अब आप घटाने का प्रक्रिया देखिए। यदि मैं दो नेचुरल नंबर को घटाऊं, मैंने लिखा 4, एक नेचुरल नंबर 4 है, दूसरा मैंने कहा 3 है, आपने माइनस बीच में लगाया। 4 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, इनका डिफरेंस जो 1 आया ये नेचुरल नंबर है। ओके, इट्स गुड। बट इफ आई राइट 3 - 4 देन 3 ऋण 4 क्या आया, -1। ये आ गया -1। 3 - 4 आपका कितना हो गया, -1 आ गया। और -1 यहां है, नेचुरल नंबर में है कहीं -1? नहीं है। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इन नेचुरल नंबर। ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याओं में नहीं होती। तो आप देखिए तो आया नहीं। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है ये समवर्त नहीं है। ठीक है। प्राकृत संख्याओं में अब क्या 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 स्टेटमेंट लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं में व्यवकलन क्या है, समवर्त नहीं है। प्राकृत संख्याओं में व्यवकलन समवर्त नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के लिए समवर्त नहीं है, समवर्त नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख दूंगा, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इधर लिख देता हूं, नीचे जगह कम पड़ रही है। इसका अर्थ समझ रहे आप कि दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन या घटाना किया तो क्या वो नेचुरल नंबर आ रहा है, यहां पर देखा हमने नहीं आ रहा है, तो नियम फेल हो गया। मतलब प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के लिए समवर्त नहीं है। नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आप समझ गए। अब तीसरा देखते हैं, मल्टीप्लाई के लिए गुणन की प्रक्रिया में क्या होता है। गुणन की प्रक्रिया में क्या होता है आप समझ रहे होंगे यहां पर। तो ऐसे मैं आगे जाकर के एक एक टाइप की संख्या लूंगा, सबके लिए काम करूंगा। अब मैं किसी टाइम पर आप लिख रहे हैं 5 बिलोंग्स टू n, 6 बिलोंग्स टू n, 5 × 6 = 30 बिलोंग्स टू n। 5 क्या है, प्राकृत संख्या है। 6 क्या है, प्राकृत संख्या है। उन दोनों को गुणा 30 क्या है, प्राकृत संख्या है। कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लीजिए, उनका मल्टीप्लाई प्राकृत संख्या ही आएगी। इफ आई टेक एनी टू नेचुरल नंबर देन देयर मल्टीप्लीकेशन इज अगेन ए नेचुरल नंबर। तब क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहां पर, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किया तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, प्राकृत संख्याएं
प्राकृत संख्याएं गुणन के लिए समृत हैं। किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का गुणा करेंगे तो प्राकृत संख्या ये आएगी, प्राकृत संख्याएं गुणन के लिए समृत है। ठीक है, और एक ऑपरेशन अब और रह गया है, एक संक्रिया और रही, वो है डिवीजन की। और उसके लिए देख लेते हैं, चलिए आप देखिए, आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट, मैंने लिया 6 बिलोंग्स टू n और 2 बिलोंग्स टू n। 6 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, और मैं लिख रहा हूं 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 में 2 से डिवाइड हुआ, वो 3 आया, 3 बिलोंग्स टू n। आपने कहा ओके इट्स गुड, बट यदि मैं लिखूं कि 2 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना हो जाएगा, 2/6। अभी तो कट ही नहीं रहा है पूरा, मतलब ये तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ ही। तो जो मेरे पास 1/3 आया, ये प्राकृत संख्या नहीं है। 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। 1/3 n में तो है ही नहीं। ठीक है, ये 3 तो n में था, जब हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, ये तो प्राकृत संख्या थी। पर जब 2 को 6 से डिवाइड किया तो ये 1/3 आया, वो तो प्राकृत संख्या नहीं हुई। तो आधा तो क्या है, आधा से तो ये लग रहा है कि ये समृत है, ये क्लोज्ड है, और आधे से लग रहा है कि ये समृत नहीं है, क्लोज नहीं है। तो देखो नियम क्या होता है, नियम सबके लिए समान होना चाहिए। यदि कोई नियम आधा सत्य है और आधा असत्य है तो उस नियम को पूरा असत्य माना जाता है। इफ द रूल इज समवेयर गुड and somewhere false. If the rule is somewhere truth and somewhere not truth or somewhere false, it means the rule is false. यदि कहीं रूल नियम सत्य है कहीं असत्य है तो उस नियम को ही असत्य मान लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाग की प्रक्रिया में समृत नियम का पालन नहीं हो रहा है। कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। तो कुछ में सत्य है, कुछ में सत्य नहीं है, इसलिए नियम क्या लिख देंगे, देखिए नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, प्राकृत संख्याएं भाग के लिए, प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत समृत नहीं हैं। ठीक है, आप समझ गए इसका मतलब? ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ गए? नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। प्राकृत संख्याएं भाग के अंदर समृत नहीं है, प्राकृत संख्याएं भाग के अंदर समृत नहीं। तो जब नेचुरल नंबर आपने लिए तो केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही क्लोज्ड थे, समृत थे, समृत नियम का पालन कर रहे थे। ये व्यवकलन और डिवीजन समृत नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट क्लोज, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने प्राकृत संख्या, अब आगे तो परिमेय संख्या की बात होगी ना, तो पहले जब आप प्राकृत संख्या समझ जाएंगे तब मैं पूर्ण संख्याओं पे आऊंगा, पूर्णांक पे आऊंगा, तब चलेंगे परिमेय संख्या की ओर। ठीक है, ठीक है, तो ठीक समझ में आ रहा है? तो आराम से काम करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।